I will recommend that you will reach the airport before 5 to 6 hours of your journey. तो फॉर एग्जाम्पल जिस दिन को आपका फ्लाइट है उसके कम से कम जो है वो 5 से 6 घंटे पहले। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि इंडिया से फिलीपींस किस तरीके से ट्रैवल करना चाहिए और उसकी स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स। सो अगर आप लोग भी इंडिया से लेकर फिलीपींस या फिर इंडिया से लेकर किसी भी और कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हो, सो आप लोगों को ये वीडियो से जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी देन यू कैन स्किप टू माई इंग्लिश पार्ट विच इज़ इन द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं फिलीपींस में 2 साल से हूँ और इसके बीच में मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रिप्स भी की है। सो उसी एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में इंटरनेशनल ट्रैवल कैसे किया जाए उसकी बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। तो इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए सबसे पहला चीज़ आप लोगों को जो चाहिए वो होता है उस कंट्री का वीज़ा। सो अगर आप लोग इंडिया से लेकर फिलीपींस आने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को लगेगा फिलीपींस का वीज़ा। और अगर आप लोगों के पास फिलीपींस का वीज़ा नहीं है तो फिलीपींस में आप लोग वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हो, बट उसके लिए आप लोगों को किसी और कंट्री का वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों को फिलीपींस का वीज़ा चाहिए और उसमें आप लोगों को मेरी कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए, सो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मुझे मेरे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो और फिर हम लोग जो है वो वहाँ से अपना आगे का कन्वर्जेशन स्टार्ट करेंगे। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि जब भी आप लोग मुझे किसी भी चीज़ के लिए कांटेक्ट करते हो, सो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि प्लीज़ वेट फॉर माय रिप्लाई, क्योंकि ऐसा बहुत हद तक हो सकता है कि मैं अपने पर्सनल काम में बिज़ी हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप लोगों के पास फिलीपींस का वीज़ा आ गया है, उसके बाद आप लोगों को ट्रैवल करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस दिन को आपका फ़्लाइट है उसके कम से कम जो है वो 5 से 6 घंटे पहले आपने जो भी एयरपोर्ट से फ़्लाइट बुक किया है उस एयरपोर्ट पर आप लोगों को 5 से 6 घंटे पहले पहुंच जाना है। अब उसका रीज़न ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि इमिग्रेशन में बहुत लंबी लाइन होती है और जिसमें आप लोगों को कभी ज़्यादा भी रुकना पड़ सकता है। तो जैसे मेरा पर्सनल मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो मेरे जर्नी के हिसाब से ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब भी मैं इमिग्रेशन के काउंटर पर पहुंचता हूं तो इमिग्रेशन जो है वो वहां पर बहुत लंबा लाइन नहीं होता और कभी कभी ऐसा होता है कि इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए हमको जो है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे का टाइम भी लग जाता है। ऐसा बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि दिवाली की छुट्टियां चल रही है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि न्यू ईयर चल रहा है और जैसे अभी समर का टाइम चल रहा है जहां पे स्कूल्स बंद हो गए हैं। सो बहुत सारे पेरेंट्स और फैमिली वाले इंटरनेशनल ट्रिप का प्लान करते हैं। सो वैसे सिचुएशन में आपको बहुत ही ज़्यादा लंबा लाइन मिल सकता है इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। सो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि 5 से 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँच जाना। जब आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाओगे तो एयरपोर्ट के बाहर जो है वो आपके मतलब मेन गेट के ऊपर आपको जो है वो सिक्योरिटी मिलेगा और वो सिक्योरिटी आपका जो है वो 3 डिटेल्स चेक करेगा। सबसे पहला आपका पासपोर्ट, दूसरा आपका फ़्लाइट टिकट और तीसरा है वीज़ा। ज़्यादा करके जो है वो 2 चीज़ें चेक करते हैं, बट कभी कभी जो है वो लोग वीज़ा भी मांग लेते हैं। तो वीज़ा अपने साथ रखना, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट में हमेशा वीज़ा पहला मैंडेटरी होता है, क्योंकि वीज़ा नहीं है तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए तीनों चीज़ें जो है वो अपने साथ रखना। जैसे ही आपका नंबर आएगा वैसे आप उनको जो है वो अपना पासपोर्ट बता देना, फ़्लाइट टिकट दे देना और जो है वो वीज़ा उसके अंदर रहेगा ऑलरेडी आपके पासपोर्ट के साथ। तो वो ये सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको बोलेगा कि ओके यू कैन गो। और एयरपोर्ट में जाने के टाइम पे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज है तो आप लोग एयरपोर्ट के बाहर ट्रॉलीज़ भी मिलती है, तो वो ट्रॉली आप लोग ले सकते हो और ये ट्रॉलीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसका कोई भी आप लोगों को पैसा नहीं देना है। जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो ट्रॉली को छोड़ देना और उसके बाद आप अपने साथ जा सकते हो। अभी इसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए, आपने जो है वो एयरपोर्ट के अंदर चले गए। एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए सिर्फ आपको अलाउ किया जाएगा अगर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी भी पर्सन के साथ जा रहे हो तो सिक्योरिटी के पहले उनको वहाँ पे बाहर रुकना पड़ेगा और फिर आप अंदर जा सकते हो। अगर वो आपके साथ आ रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। आप बस सिर्फ उनको बोलना कि थोड़ा टाइम जो है वो बाहर रुको। अगर किसी रीज़न के वजह से वो आपका लगेज एक्सटेंड करता है जो आपकी लिमिट है, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी फ़्लाइट बोल रही है कि आप 30 किलो सामान अपने साथ लेके जा सकते हो, बट किसी रीज़न के वजह से वो 30 किलो के जगह पे 32 किलो या फिर 35 किलो है, तो वो बोलेंगे कि अगर आपके साथ कोई आया है तो आप उनको अपना लगेज दे सकते हो
तो आप अपना कुछ सामान उनको दे सकते हो, जिसके वजह से आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे करने पड़े। जैसे हम लोग जब इंडिया से लेकर यहाँ पर आ रहे थे फिलीपींस में, तब जो है वो हमारा लगेज एक्सीड कर दिया था, जहाँ पे हम लोगों का लिमिट था 50 किलोस, मीन्स कि मेरा 25 किलो और मेरी वाइफ का 25 किलो, उसके जगह पर वो एक्सीड हो गया था 264 किलो समथिंग। तो अगर आप 64 किलोस लेके आ रहे हो तो वो टाइम पे हम लोगों को बोला था कि आपको उतना एक्स्ट्रा लगेज प्लस, मतलब जो है वो हम लोगों का 7 किलोस एंड 7 किलोस अलाउड था कैबिन के अंदर, बट हम लोगों का टोटल वेट मिलाकर जो जा रहा था वो उसको भी एक्सटेंड कर रहा था। तो कुछ 8 किलो के लिए हम लोगों को उसने बोला था कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ओनली फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर के लिए जो है वो 14,000 रुपीज़ उसने हम लोगों से एक्स्ट्रा मांगा था। अब हमारे साथ कोई आया नहीं था, तो जिसको हम लोग कोई भी लगेज नहीं दे पाए, तो हम लोगों को वो 14,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था। बट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ऑलवेज़ एयरपोर्ट में या फिर फ़्लाइट में बैठने से पहले अपना जो लगेज है उसको सही तरीके से चेक कर लेना, वो 25 या फिर 30 किलो जो भी आप लोगों का लिमिट है उसके अंदर हो। फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों को अपना काउंटर ढूंढना है। तो काउंटर कुछ भी हो सकता है, लाइक काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4। तो आप लोगों को जो है वो जैसे आप जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को टीवी दिखेगी, पिलर्स रहेंगे, पिलर्स के बाजू में टीवी रहेगा। सो उस टीवी में आप लोग अपना फ़्लाइट चेक करना, जैसे फ़्लाइट टिकट का नंबर रहेगा SQ421, SQ412, ऐसा जो भी नंबर रहेगा वो नंबर वहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपकी एयरलाइंस रहेगी, उसका नाम आएगा सिंगापुर एयरलाइंस। फिर उसके बाद वो फ़्लाइट कहाँ से जा रही है, सो फॉर एग्जांपल इंडिया टू सिंगापुर। तो वैसे मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको जो है वो आपकी जो भी एयरलाइंस है उस हिसाब से उसको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल वो जा रहा है इंडिया टू लेके सिंगापुर, तो वहाँ पे वो भी लिखा रहेगा। उसके बाद वो लिखा रहेगा कि कौन से काउंटर पे जाना है, तो काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, ऐसा इन द एंड लिखा रहेगा। तो आप लोगों को उस काउंटर के पास जाकर रुकना है। अगर आप बहुत जल्दी पहुंच गए तो कोई बात नहीं, एयरपोर्ट पे बैठने के लिए सुविधा होता है, आप वहाँ पे जाके आराम से थोड़ा टाइम बैठ सकते हो। अगर आप लोगों को जो है वो करेंसी एक्सचेंज करवाना तो आप करेंसी एक्सचेंज भी करवा सकते हो। अगर आप लोगों को उसके बीच में जो है वो थोड़ा सा एयरपोर्ट का बाहर का एरिया घूमना है तो आप वो भी घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जैसे ही जो है वो ज़्यादा करके जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट का जो काउंटर है वो ओपन हो जाता है 5 या 5.5 घंटे के पहले। तो जैसे हम लोग गए थे दिवाली के टाइम पर यहाँ पर आ रहे थे, तो वो टाइम पे जो है उन्होंने हमको बोला था कि हम लोग 6 बजे पहुँच गए थे एयरपोर्ट पे और हमारा फ़्लाइट था 11:40 पर। तो उन्होंने बोला था कि 6:40 को जो है वो ये काउंटर ओपन होगा। बट क्या है ना कि बहुत ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ 6:15 बजे के आसपास जो है वो काउंटर को ओपन कर दिया था। तो जैसे ही काउंटर ओपन किया तो वहाँ पर जैसे ही काउंटर ओपन हो गया उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग भी खड़े थे। तो आप लोग जो है वो इस हिसाब से जा सकते हो। अब इसमें 2 चीज़ें और होती है कि जब आप एयरलाइंस में जाते हो तो डिपेंड ऑन एयरलाइंस की उनके पास जो है वो किस तरीके की सीट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल कि बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास लोगों के लिए जो है वो अलग से लाइन रहता है और उनको जो है वो अलग से प्रिविलेज दिया जाता है। तो उनको जो है वो बहुत ही ईजीली और फास्ट जो है वो चेक इन मिल जाता है। दूसरा आता है वेब चेक इन वाले लोगों के लिए। सो अगर आप लोगों ने जो है वो वेब चेक इन किया है, वेब चेक इन के एडवांटेज बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो फ़्लाइट में जाने से पहले वेब चेक इन कर लो, जिसमें जो है वो लाइन छोटा रहता है, आपका जो है वो चेक इन भी फटाफट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना लगेज भी फटाक से डिलीवर कर सकते हो और आप आराम से जो है वो अपने इमिग्रेशन प्रोसेस की ओर जा सकते हो। बट अगर आप लोगों ने वैसा नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप एयरपोर्ट पर भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और ज़्यादा करके वेब चेक इन करने के टाइम पे आप लोगों को फ्री में सीट्स मिल जाएगी अच्छी खासी, अगर आप लोगों को विंडो सीट चाहिए तो। दूसरा चीज़ है कि अगर किसी रीज़न के वजह से आप डिले हो जाते हो, फॉर एग्जांपल कि जैसे हम लोग तो हैं वहाँ पर 6 बजे पहुँच गए थे, बट किसी रीज़न की वजह से जैसे मुंबई में जो है वो ट्रैफिक है और उसके वजह से हम लोगों को अपने घर से लेकर एयरपोर्ट तक जाने के लिए पकड़ लो 2 घंटा या 2.5 घंटा लग गया। तो वैसे सिचुएशन में फ़्लाइट आपके लिए थोड़ा सा वेट कर सकती है अगर आप लेट पहुँच रहे हो तो, ठीक है। तो ये एक वेब चेक इन का अगेन एडवांटेज हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि ऑलवेज जो है वो वेब चेक इन करो। तो जैसे ही आपका जो है वो नंबर आएगा वहाँ पर, वो बंदा जो है वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। पहला आपका पासपोर्ट, दूसरा आपका फ़्लाइट टिकट, तीसरा आप लोगों का वीज़ा। ये तीनों चीज़ें चेक करने के बाद वो आप लोगों को बोर्डिंग पास देगा। अगर आप इंडिया से लेकर फिलीपींस आ रहे हो वाया एनी कंट्री, ठीक है, तो वो आप लोगों को 2 बोर्डिंग पासेस देगा। पहला बोर्डिंग पास रहेगा इंडिया से लेके उस पर्टिकुलर कंट्री का और दूसरा बोर्डिंग पास रहेगा उस पर्टिकुलर कंट्री से लेकर यहाँ पर फिलीपींस का। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो इंडिया से लेकर या फिर मुंबई से लेकर आ रहे हो यहाँ पर मनीला में, तो आप लोगों का जो बोर्डिंग पास रहेगा पहला वो रहेगा
इंडिया टू या फिर मुंबई टू लेकर सिंगापुर का, और दूसरा बोर्डिंग पास रहेगा सिंगापुर टू लेकर मनीला का। अगर वही सेम चीज़ अगर आप लोग मलेशियन एयरलाइन से करने वाले हो, सो इंडिया से लेकर कुआलालंपुर का और कुआलालंपुर से लेकर मनीला का, ऐसे 2 बोर्डिंग पासेस आपको मिलेंगे। सेम गोज़ फॉर थाईलैंड, सेम गोज़ फॉर दुबई, सेम गोज़ फॉर हांगकॉन्ग एज वेल। जो भी चीज़ है इसमें आप लोग ध्यान रखना, उन बोर्डिंग पासेस को आप लोग संभाल कर रखो, क्योंकि अगर वो खो गए तो आप लोगों को फ्लाइट में बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा। सो इसीलिए जो है वो बोर्डिंग पासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जब आप लोगों को बोर्डिंग पासेस मिल जाएंगे, आपका सामान जो है वो चला जाएगा इंडिया से। जो सामान आप लोगों को डायरेक्टली अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है, जैसे इंडिया टू सिंगापुर और सिंगापुर टू मनीला का पकड़ लो, इंडिया टू थाईलैंड और मनीला पकड़ लो, इंडिया टू जो है वो मलेशिया और थाईलैंड पकड़ लो, तो ये जो आपका लगेज है वो डायरेक्टली आपको मिलेगा मनीला में। सो आप लोगों को पूरा जो थ्रू आउट द जर्नी है उसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ये फ़्लाइट कंपनी का जिम्मेदारी है कि आपका जो भी लगेज है वो सही सलामत वहाँ तक पहुँचे। तो आप लोगों ने अपना सामान दे दिया, फॉर एग्जांपल जो लगेज है वो आप लोगों ने वहाँ पे दे दिया। फॉर एग्जांपल लगेज आपका जो है वो 25 किलो है, तो आपने वहाँ पे वो दे दिया, तो वो आप लोगों को डायरेक्टली मिलेगा मनीला के अंदर। और उसके बाद आप अपने साथ एक छोटा सा बैग पैक रख सकते हो, जिसके अंदर आप अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके जा सकते हो। उसमें 7 किलो तक अलाउड होता है नॉर्मल इकोनॉमी क्लास के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल उस 7 किलो के अंदर आ जाता है आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आपका चार्जर हो गया, आपका पावर बैंक हो गया। उसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ चिप्स या ऐसा कुछ लेके जाना है तो वो भी आप लेके जा सकते हो। कभी कभी फ़्लाइट जो होती है वो रात को होती है और दिन में आप लोग जो है वो सिंगापुर या फिर दिन में आप लोग किसी भी जगह पे पहुंचोगे, तो उसके लिए आप लोग अपने साथ टूथब्रश भी लेके जा सकते हो। तो जैसे आप उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर लैंड करोगे, सो आप लोग जो है वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश भी हो सकते हो, और फिर दूसरे जो प्लान है वो दूसरा जो फ्लाइट है उसके लिए रेडी भी हो सकते हो। मिनिमम से मिनिमम मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो भी आप फ्लाइट बुक करोगे उसका गैप होना चाहिए 3 से लेकर 4 घंटे का, अगर आप लोग पहली बार जा रहे हो और आप लोगों को उस एयरपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आप लोग सिंगापुर पहुँचे, सिंगापुर लैंड करने वाले हो टर्मिनल 1 पर, और आप लोगों का नेक्स्ट फ्लाइट है वो है टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 से, सो आप लोगों को वो टर्मिनल ढूंढने के लिए और फिर उस टर्मिनल तक जाने के लिए और फिर वहाँ से अपना बोर्डिंग गेट पकड़ने के लिए आप लोगों को टाइम लगेगा। तो अगर 1 घंटे का टाइम है आपके नेक्स्ट फ्लाइट को और आपने ये सारा चीज़ सही तरीके से नहीं किया, तो आपका वो फ्लाइट चला जाएगा, वो फ्लाइट आपका मिस हो जाएगा। बहुत हद तक ऐसा भी चांसेस होता है कि फ़्लाइट्स डिले होते हैं। फॉर एग्जांपल फ़्लाइट्स इंडिया से ही डिले हो गया, फॉर एग्जांपल कि जो है वो फ़्लाइट्स किसी रीज़न जैसे बैड वेदर के वजह से डिले हो गया। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि हमेशा जो भी चीज़ करना है सोच समझ कर करना। एक बार जो है वो आप लोगों को अपने बोर्डिंग पासेस मिल गए, उसके बाद आप लोगों को करना पड़ेगा सिक्योरिटी क्लियरेंस। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस करने के टाइम पर आप लोगों को जो अपना लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, पावर बैंक सब चीज़ निकालना पड़ेगा। उसके अलावा आप लोगों को अपना बेल्ट भी निकालना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने जो है वो ऐसे शूज़ पहने हैं जिसके अंदर आयरन है, यानी कि लोखंड वाला या ऐसा कुछ, जैसे वुडलैंड के हैवी शूज़ या ऐसा कुछ हो गया, तो आप लोगों को वो शूज़ भी निकालने पड़ सकते हैं सिक्योरिटी रीज़न के वजह से। तो जब आप जो भी चीज़ करोगे तो थोड़ा सा संभल कर, उसके बाद आप लोगों का सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोगों का जो स्टेप आएगा वो आएगा इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। सो जब आप जाओगे इमिग्रेशन में, तो इमिग्रेशन में जनरली जो है वो बहुत ही लंबा लाइन होता है। सो आप लोगों को उसके लिए जो है वो थोड़ा सा वेट करना है। जैसे लाइन जाएगा वैसे स्टेक के जैसे ट्विस्टी करते हुए, सो वैसे आप लोगों को जो है वो आगे बढ़ते रहना है। और जैसे आपका नंबर आएगा तो आप लोगों को इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ चीज़ें पूछेगा जो आप लोगों को प्रोवाइड करनी है। सबसे पहला आप लोगों का पासपोर्ट, दूसरा जो है वो बोर्डिंग पासेस, तीसरा जो है वो आप लोगों का रिटर्न फ्लाइट टिकट, चौथा जो है वो आप लोगों का होटल बुकिंग, पाँचवा जो है आप लोगों का कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेशन, और छठवा जो है वो मे भी हो सकता है कि आप लोग अगर उस कंट्री में जा रहे हो तो उसके लिए आप लोगों के पास कैश या क्रेडिट कार्ड है कि नहीं है। अगर आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है तो डेफिनेटली आप अपना क्रेडिट कार्ड बता सकते हो। अगर आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप लोग जो है वो कैश कैरी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर, तो वो बता सकते हो। इसके बाद जो है वो आप लोगों को लगेगा उस कंट्री का ई ट्रैवल कार्ड। सो जैसे फिलीपींस में अगर आप लोगों को आना है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने पास उसका QR कोड लग सकते हो। उस QR कोड को आप अपने साथ प्रिंट करवा लेना और प्रिंट करवा के वहाँ पर प्रेजेंट करना। ये सारी भी डिटेल्स आप लोगों को ओनली तभी देनी है जब वो बंदा पूछेगा तो, क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी जो है वो इमिग्रेशन बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप गए, आपने अपना पासपोर्ट दिखाया, आपने अपना जो वीज़ा दिखाया, अपना रिटर्न फ्लाइट टिकट बताया, उसने आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछे और फिर आपका काम खत्म हो गया। तो आप लोगों को ये सारा डेटा उसको देने का ज़रूरत नहीं है। बट किसी रीज़न के वजह से खास करके जो है पहली बार जो बंदा जा रहा है उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो लोग बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रखते, बहुत ही ज़्यादा हद तक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अगर जो बंदा बार बार इंटरनेशनल ट्रिप करता है, बहुत बार जो है वो अब्रॉड विजिट करता है, तो उनको ये लोग जो है वो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा बार बार जा रहा है,
तो वो आपके पासपोर्ट के अंदर जो स्टैंप्स रहेंगे उसको देखने के बाद जो है वो ये सारे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर इज़ इट योर फर्स्ट टाइम फ्लाइंग अब्रॉड, तो आप लोग बोलना यस, ठीक है। तो जो भी चीज़ है नॉर्मल बोलना, ज़्यादा ऐसा स्माइल दिखाते हुए मत जाना, क्योंकि वैसे सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि वो बंदा आपको कुछ गलत तरीके से समझ ले और आपको जो है वो ऑफलोड कर दे। ऐसा भी होता है कि आप लोग जब इंडियन इमिग्रेशन क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप लोगों को इंडिया से ऑफलोड कर दिया जाएगा, आप लोगों को वो फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा, जिसके वजह से जो भी आप लोगों का फ़्लाइट का खर्चा है वो तो टोटल गया, बट आप लोग जो है वो रिटर्न आप लोगों को घर पे जाना पड़ेगा और दूसरा फ्लाइट टिकट बुक करना पड़ेगा। वो वीज़ा के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी तरीके का इशू नहीं होता है, क्योंकि वीज़ा जो है वो 90 डेज़ तक वैलिड रहता है। तो आप 90 डेज़ के अंदर फिर से एक और बार ट्राई कर सकते हो एग्जिट करने के लिए, और अगर तभी आप लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया तो आप लोग अगेन वो कंट्री को विजिट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट इसको जो है वो ऐसे मत समझ लेना कि आप लोग उस कंट्री को बार बार विजिट कर सकते हो। अगर आप लोगों का 90 डेज़ का वीज़ा है और अगर आप लोगों का जो वीज़ा है वो ओनली सिंगल एंट्री का वीज़ा है, सो आप लोग उस कंट्री को 90 डेज़ के टाइम के अंदर सिर्फ एक ही बार विजिट कर सकते हो। तो ऐसा मत सोचना कि आप लोग पहले वहाँ पर गए 10-15 दिन रुके फिर इंडिया रिटर्न आ गए, फिर से अगर आप लोगों को वहाँ पर जाना है तो आप लोग जा सकते हो। उसके लिए आप लोगों को फ्रेश वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर करना है। जैसे आप लोगों ने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया, उसके बाद आप लोगों को जो है अपना फ़्लाइट बोर्ड करना है। बट बोर्ड करने से पहले पकड़ लो कि आपने अगर जो है वो इमिग्रेशन 9 बजे क्लियर कर दिया और आपका फ़्लाइट जो है वो 11:40 का है या फिर 12 बजे का है, तो आप लोगों को उस फ्लाइट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो उसमें आप लोगों को जो है वो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो, कोई बात नहीं है। उसके बाद आप आराम से जो है वो फ़्लाइट में बोर्ड कर सकते हो, और फिर फ्लाइट में जब बोर्ड हो जाओगे तो उसके बाद आप आराम से फ़्लाइट को एंजॉय करते हुए आपका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचोगे। फॉर एग्जांपल मेरे सिनारियो में मैं सिंगापुर पहुँचा था, आपके सिनारियो में आप लोग कहीं पर भी पहुँच सकते हो। फॉर एग्जांपल हो गया थाईलैंड, फॉर एग्जांपल हो गया मलेशिया, फॉर एग्जांपल हो गया चाइना, फॉर एग्जांपल हो गया कि आप दुबई जा रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसे फ़्लाइट्स है जो सस्ते मिलते हैं, तो इंडिया टू लेके ले जाएंगे दुबई और दुबई से लेके जाएंगे आपको वहाँ पर फिलीपींस में। उसके बाद जैसे ही आप लोग जो है वो आप उस एयरपोर्ट पर पहुँचोगे, आपको जो है वहाँ का ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा, तो आप लोगों को कुछ भी तरीके का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को फ़्लाइट जो है वो सेम पीएनआर में होगा, तो बस आप जब उस एयरपोर्ट पर पहुँचोगे तो सबसे पहले ये चीज़ करना है कि आपको फ्रेश होना है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको होना है नहीं होना, बट मैं मोस्टली रिकमेंड करूँगा कि फ्रेश हो जाना, मुँह भी धो लेना, ठीक है, क्योंकि लंबी फ्लाइट रहेगी तो उसमें आप टायर्ड भी रहोगे। अगर आप अपने साथ टूथब्रश लाए रहोगे तो टूथब्रश कर लेना। फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों को अपना नेक्स्ट जो है ये बोर्डिंग गेट वो ढूंढना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका फ़्लाइट टर्मिनल 1 पे लैंड किया और दूसरा फ्लाइट है वो टर्मिनल 2 पे है, सो टर्मिनल 2 पे कैसे जाना, क्योंकि आप ऊपर देखते रहोगे तो छज्जे पे या फिर रूफ पे ऑलवेज जो है वो नंबर दिया जाता है कि ये यहाँ से जाओगे तो टर्मिनल 2, यहाँ से जाओगे तो टर्मिनल 3, यहाँ पे जाओगे तो आपको ये डेस्टिनेशन मिलेगा, वैसा चीज़। तो एयरपोर्ट पर हमेशा मार्किंग किया जाता है, आप उनको बस देख कर चलना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी होता है, एयरपोर्ट पर ऑफिसर्स होते हैं, आप लोग उनको पूछ सकते हो कि भाई मेरा ये फ़्लाइट यहाँ पर है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, तो वो लोग आपको गाइड कर देंगे और अब आप ईजिली जो है वो अपने टर्मिनल तक चले जाना। और वहाँ पर अगेन बोर्डिंग गेट होगा, वहाँ पर बोर्डिंग गेट के बाहर जो है वो रुकना। अभी जब आप लोगों का दूसरा फ्लाइट होगा तो सेम चीज़ प्रोसेस होगा, बट फिलीपींस में आने से पहले वो लोग आपको जो है वो कस्टम का एक फॉर्म देंगे। तो कस्टम का ये फॉर्म आपको भरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्म आपको तभी भरना है जब आप कोई ऐसा चीज़ लेके जा रहे हो जो पेटी पैक है और आप वहाँ पे जाने के बाद जो है वो उनको देने वाले। फॉर एग्जांपल कि मैं नया लैपटॉप लेके आ रहा हूँ यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपनी वाइफ को देने के लिए, तो वो टाइम पे मुझे कस्टम पे करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ चीज़ ऐसा लेके आ रहा हूँ जो कि मतलब इम्पोर्ट हो रहा है, जैसे मोबाइल हो गया, कोई भी चीज़, अगर आप लोग मोबाइल लेकर आओगे और उसको जो है वो बॉक्स के अंदर नहीं लेकर जाओगे तो आपको उसके लिए कस्टम पे करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप लोग जो है वो 10,000 USD तक का चीज़ अपने साथ कैरी कर रहे हो, सो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को कस्टम पे करना पड़ेगा। बट इंडिया से लोग जाते हैं वो बहुत ही कम उतना बड़ा अमाउंट लेके जाते हैं, जनरली 500-1000 USD लेके जाते हैं, सो उसके लिए आप लोगों को कस्टम पे करने का ज़रूरत नहीं है। सो किसी भी रीज़न के वजह से आप लोगों को कस्टम नहीं भरना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को फॉर्म मिलता है बस लेकर अपने पास रख लो उसको, उसके साथ कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेम चीज़ें रिपीट होगी, आप फ्लाइट के अंदर बैठोगे, आपका जो है फ्लाइट लैंड करेगा। लैंड करने के बाद आप लोगों को जो है वो सबसे पहला चीज़ करना है वो है इमिग्रेशन क्लियर करना है, ठीक है। तो सिंगापुर में, थाईलैंड में, मलेशिया में, चाइना में, हांगकॉन्ग में, जहाँ पर भी आप जाने वाले हो वहाँ पर आप लोगों को इमिग्रेशन क्लियर नहीं करना है, क्योंकि आपका जो फ्लाइट है वो कनेक्टिंग फ्लाइट है।
जब आप फिलीपींस में पहुंचोगे मनीला में, तो आप लोगों को सबसे पहला चीज़ करना है वो है आप लोगों को अपना इमिग्रेशन क्लियर करना है। सो वहाँ पर इमिग्रेशन में सेम वो क्वेश्चन पूछेगा ऑलमोस्ट जो सेम आप लोगों को जो है वो इंडिया में पूछे थे, सर व्हाई यू केम हियर। यस, थोड़ा सा टोन का इशू आ सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है वो इंग्लिश थोड़ा अलग तरीके से बोला जाता है। सो अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको पूछ देना कि मुझे नहीं समझ में आया, आपने क्या बोला, कैन यू प्लीज़ रिपीट इट। सो जनरली जो है वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर व्हाई यू केम हियर, हाउ मेनी डेज यू आर गोइंग टू स्टे हियर। ऐसे जो है वो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आपका ये कॉमन क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, उनको लगेगा कि आप सही तरीके से सब आंसर दिया है, तो यस आपको जो है वो एग्जिट करने दिया जाएगा। अगर जो है वो आपने ये सही तरीके से आंसर नहीं दिए तो आपको जो है वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा संभल कर करना। उसके बाद जैसे इमिग्रेशन क्लियर होता है आपको बाहर जाना है, बट एयरपोर्ट के बाहर मत निकल जाना। आपका जो लगेज है जो आपने इंडिया में दिया था वो आपको अब मिलेगा, तो वो लगेज बेल्ट कर वहाँ पर जाना और अपना लगेज कलेक्ट कर लेना। जैसे आप लोगों ने जो अपना ये लगेज कलेक्ट कर लिया, आप लोग आराम से एयरपोर्ट के बाहर जा सकते हो और फिर अपना जो होटल है या फिर जो अपनी गर्लफ्रेंड है उससे मिल सकते हो। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। If you want to travel from India to Philippines, how you are able to do it, that's what I'm going to share in this video with you. So first thing, if you want to travel to Philippines, you need one thing, which is Philippines visa. So you need to have either Philippines visa or you need to have either Singapore visa, so that you are able to come here as on visa on arrival. So depends on you which kind of visa you want to get. If you want any help in getting Philippines visa, you can contact me on my Instagram or my Facebook page, but I will request that please wait for my reply and don't spam, because I have spam protection on. You might be get blocked because by that. Okay, so whenever you are going to contact me, just wait for my reply, and then from that we are going to start our conversation. Thereafter, once you got your Philippines visa, you are able to travel here to Philippines. But for that you need to book your flight ticket. So you need to book your flight ticket. There is no direct flight as of right now from India to Philippines, so you need to get your connecting flight ticket. Connecting flight ticket means, like for example, you are going from India to Singapore, India to Malaysia, India to Thailand, India to China or Hong Kong, or India to Dubai, and then you are coming here like that. So via you are coming here. And for that you need to book the flight ticket from India only. I will recommend that you will reach the airport before 5 to 6 hours of your journey. For example, if your flight is at 11:40 or like 12 AM, like I took flight from India to come here, so you need to reach airport somewhere around 6 PM or last 7 PM, so which is like a 5 to 6 hours early than your flight. So when you reach the airport, you need to get your passport, your visa and your return flight ticket. So when you are trying to enter the airport, the security will check these details and thereafter they will let you go inside the airport. But if you are coming with your family or your parents or your friends, then they need to stay outside of the airport. Only you are allowed, because as of your flight tickets, you are the only one who is going to travel abroad, or you are going to travel like wherever you wanted to go. So once you enter the airport, all you need to do is you need to look for the board or a TV where they are showing that which counter you need to go. The counter is very much important, because that's the place where you are going to get your boarding passes, as well as if you have a luggage, you will be dropping your luggage over there as well. Okay, so I will just suggest like that, if your airlines is suggesting giving you the luggage capacity of 25 kilos or 30 kilos, so try to get like a 20 kilos or 25 kilos less than what they have recommended. Don't get extra weight, because if you are going to carry that weight, and for example your airlines is allowing you 30 kilos and then you will bring 32 kilos, then you need to pay for that extra 2 kilos. So make sure that you will get only the luggage which is allowed by airlines. If you want to get extra luggage, you should get before your flight. You can purchase via airlines that you are carrying like a 50 kilos, like a 20 kilos extra. So one bag is 20 kilos, one bag is 30 kilos, like that. Okay, so once you go to the counter, I will recommend that you will do online web check-in. Once you did web check-in, there is a line, like a small line, you can just go and then you can just show your passport, your return flight ticket and your visa. After checking everything, they will issue you boarding pass. Those boarding passes will be the 2 boarding passes. For example, if your flight from India to Singapore
Singapore and then Singapore to Manila. So they will issue you 2 boarding passes which is different. The first is going to be from India to Singapore and second one will be from Singapore to Manila. I will say like that, please make sure that you will keep them safely, because if you lose your boarding pass, you are not allowed to board the flight. So make sure that you have the boarding passes and you will keep them safe. Once you got your boarding passes, then you need to go to the security area where you need to clear the security. So there you just remove your laptops or whatever the things you are carrying with you, even belt you need to remove. Then you need to clear the security. After that you need to go to immigration. After clearing the security, you need to go to the immigration. Sometimes it will take 2 hours or 3 hours to clear the immigration, because it depends on like some kind of season. For example, as of right now the exams are over and students are free, so parents will think like that, let's go and have an international trip. So for example in New Year, for example in like a Diwali or some kind of time like that, there are super rush. Like for example some event is going to be happen, so that's why maybe reason like that there is a super rush. Sometimes it will take 2 to 3 hours, sometimes it will take 4 hours as well. So that's why I said I will recommend you to reach 5 to 6 hours early when you are, especially when you are taking international flight. So when you are going to immigration, you should keep few things with you. First thing is your passport, second thing is your boarding passes, third thing is your return flight ticket, fourth thing is like your hotel booking, fifth thing is you needed like a cash or credit card, whatever you are carrying with you. For example, if you don't have a credit card, you can carry the cash, like for example $500 US, 1000 US dollar, 200 US dollar, depends on you how much you are carrying. And if you have a credit card, just keep the credit card with you. After that you will be needing the COVID vaccination certification, and other than that one more document you need, which is your arrival card. So these days arrival cards are online, so you need to get like a 2 to 3 days ago from your flight. So for example your flight is on 1st, so you need to get your arrival card on like a 28th, or you can say 29th, depends on the month like that. So you need to get your arrival card, you need to take a print of that and you need to keep with you. When you are going to immigration, they will ask you few questions. Once you're done with that questions, once you're done with the immigration question, you will be successfully clearing the immigration. Then you need to board your flight, so you need to wait for your flight. So for example, international flights are start boarding around like 1 hour ago. For example, your flight is at 11:40, then your boarding will start like around 10:40 or 10:30, so you will be need to there. There are some chances that boarding gates usually change. So for example, in your boarding gate, your boarding pass, it mentioned like that your boarding gate is like a A15, A16, A40, but because of some reason or some flights get usually delayed, so they have changed from A14 to A50 or A60 or B16 like that. So please always I will recommend like that, keep listening that whatever they are saying. Once you go near your boarding gate, you just wait for a while, then the boarding will start. Boarding will start generally in matter of the group A, B, C like that. So whichever the group last one, like for example group E will be the boarding first, then group F will be going, then group D will be going, then group C will be going, then group B will be going like that. So you need to board your flight like that. Once you are boarded into the flight, you need to wait for a while, that flight will take off. There are some chances that flights will get delayed, so make sure that you will reach early or you will board early. If your flight got delayed for so and so reason, so you don't need to worry about that, because flight company is the responsible. They're going to issue you another boarding pass when you reach the particular airport. For example, if your flight is like from India to Singapore, so that you will be reaching Singapore like for example 8 AM and then your flight is like 9 AM. I won't usually recommend that you book that kind of that much early flights, because you don't know, there are lots of things. For example, you don't know how the Singapore airport is, how you need to travel from terminal 1 to terminal 2. For example, like this, if you have travel early, you know that everything, so you can easily able to travel from terminal 1 to terminal 2 or terminal 3. But for example, if you haven't traveled, you are going for the first time, I will recommend you to book your flight ticket according to the connecting time, like for example 3 or 4 hours once you landing on the Singapore. So after 3 or 4 hours you have the next flight which is going to Manila like that. So you need to keep one boarding pass will be utilized when you will be boarding on the first flight. Second boarding pass you need to use to get to your flight, and then you need to board that flight.
When you are going to board the next flight, they will give you the custom form. You don't need to fill that, as custom form only required by the people who are carrying some things. For example, if you are carrying the laptop with you and then the laptop is totally packed, then you need to give them custom, or else you don't need to give them any custom. For example, you are bringing phone for your girlfriend, but it's not in the box, it's like it's with you and it's open, and then charger is there with you, so you don't need to pay the custom. So like that, I will recommend you to bring the whatever you wanted to bring like that. If you are carrying more than 10,000 US dollar, then you need to pay the tax or customs like that. So most probably we are not going to carry that much cash and those kind of things, so you don't need to worry about the custom. You just take it, keep it with you. Then you need to repeat the same procedure when you are going to land in Manila airport. That time you need to first clear your immigration. So you need to be careful. You need to again collect all the documents which you already have, and then where you are going there on the immigration, first they will ask your passport, then they will ask your visa, then they will ask your return flight ticket, they will ask your hotel booking. Once even they will ask your the arrival card. Once everything is clear, you can clear the immigration. Then you need to go and collect your luggage, because whatever luggage you have given them on the India, for like a Indian airport, they will be you will be getting directly here on Manila airport. So you don't need to worry about in between process. And after that, once you get your luggage, welcome to the Philippines. You can do whatever you want. You can explore the Philippines, you can check into the hotel, you can meet your girlfriend, you can spend your time like that. And I think so that's it from my side. If you like the video, please do like and subscribe to our channel. If you have any doubt, please comment below, or you can contact me on my Instagram or Facebook page. Thank you so much guys for watching. Bye bye and good luck.